स्वजन के प्रसव का संताप, अक्खड़ी, लड़ाकू, बात बात में किसी भी पूर्व परिचित को नाराज कर देने की हिमाकत, अपने और अपने कवि के प्रति संजीदगी, अपनी कृतियों कविताओं में अपार आस्था, इन सब को मिलाकर एक व्यक्तित्व बनता है कवि उपरांत का। तो इस तरह से एक प्रसंग और आ रहा है। दोपहर 1 बजे उषा का फोन आया। वो घबराई हुई आवाज में बता रही थी कि 2 लोग क्वार्टर के बाहर आकर दरवाजा जोर जोर से भड़बड़ाने लगे। जब उसने खिड़की से बात की तो उन्होंने बताया कि हम एस्टेट मैनेजर के ऑफिस में क्लर्क और चपरासी हैं, तुम अभी क्वार्टर को खाली करो वरना बुरा नतीजा होगा। क्लर्क ने अपना नाम थांबा बताया। वो घर में अकेली थी, बच्चे स्कूल से नहीं आए थे। कुछ देर बाद उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल कर देखा और उन्हें आस पास न देखकर ताला बंद कर भागकर पास के पीसीओ गई और फोन किया। उस भ्रांत ने कहा कि तुम क्वार्टर जाओ और दरवाजा बंद रखो, बच्चे आए तभी खोलना, मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ, परेशान मत होना। फिर उसने थानाध्यक्ष को फोन कर ये घटना बताई। उन्होंने तुरंत एक हेड ऑफ कांस्टेबल पवार को उसके क्वार्टर भेजा। उषा ने पवार को घटना बताई और इस गैर कानूनी आचरण के लिए उसकी तरफ से दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध एक शिकायत लिखने को कहा। भय ने ऐसा आतंकित कर दिया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कंप्लेंट किस तरह लिख कर दे। शाम को घर पहुंचने के बाद वो थाने गया और थानाध्यक्ष को अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में बताया और स्टेट ऑफिस के कर्मचारियों की शिकायत की। घर लौटकर उषा को ढाढ़स बंधाया कि डरे नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ ही गलत हुआ है जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वाह, थोड़ा सा हमने कहा अभी देख रहे थे ना, एक आध हिस्सा और पढ़ दें, एक आध हिस्सा कोई और पढ़ दें। अच्छा जी। मित्रों, यह उद्धवरांत जी की आत्मकथा मैंने जो जिया उसका 3रा खंड है, जिस पर अभी काम चल रहा है। और यह उद्धवरांत जी अपनी पांडुलिपि से ही पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ परिवर्तन अभी संभव है और हम लोग फिलहाल गोरखपुर में हैं और यहीं इस औचक भेंट में उद्धवरांत जी से हमने अनुरोध किया कि वे अपना लिखा कुछ सुनाएं। तो वे इस 3रे खंड पर जो काम चल रहा है उसी की पांडुलिपि से अलग अलग जगहों से एक कुछ अंश सुना रहे हैं। अभी जो अंश आपने सुना यह इनके मुंबई प्रवास का अंश है और किस तरह से पारिवारिक स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उद्धवरांत जी लगातार सक्रिय रहे हैं और प्रोएक्टिवली काम करते रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो अभी जो आपने मुंबई में साहित्यिक गोष्ठी की चर्चा सुनी उसमें भी यह बात प्रमाणित होकर आती है। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि एक आध अंश अपने इस आत्मकथा के 3रे खंड से सुनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि यह 3रा खंड शीघ्र ही पुस्तकाकार हमारे बीच हो। उद्धवरांत जी। गुरुवार 30 मार्च जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसकी मेज पर 29 मार्च की रात कानपुर से हरिकांत का भेजा गया टेलीग्राम मिला। फादर एक्सपायर्ड। उसका पता इस तरह था। रमाकांत शर्मा, असिस्टेंट एक्शन डायरेक्टर, दूरदर्शन केंद्र, वर्ली, बॉम्बे। स्टेशन को उसने एक्शन कर दिया था। पिता की मृत्यु के शोक संदेश में भी बड़े भाई के प्रति दुख और चिंता न होकर व्यंग्य और नफरत का जहर बेतार के तार से छलकता हुआ बाहर आ रहा था। पिता के अंतिम दिनों में उनके निकट रहने की आकांक्षा से उसने गोरखपुर जाना स्वीकार किया था। वो कारण अब तिरोहित हो गया था। इस फानी दुनिया में उसे अकेला छोड़कर वो अनंत में विलीन हो गए थे। कानपुर के घर में टेलीफोन नहीं था। कभी जरूरी बात करनी पड़ती थी तो 3 घर छोड़कर शास्त्री जी के घर पर फोन करके किसी को बुलाने को कहकर वहां तक पहुंचने की संभावित 10 मिनट की अवधि के बाद दोबारा फोन करने पर बात होती थी। उसने ऐसा ही किया। फोन पर 3रे नंबर का भाई कुक्की आया। उसने कहा, पिता की अंत्येष्टि के लिए सब लोग निकल रहे हैं, 9 अप्रैल को 13वीं है, आप उसी में आए। उसने कहा ठीक है और फोन रख दिया और चिंतामग्न हो गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो परिवार सहित 9 तारीख की सुबह गोरखपुर पहुंचने वाला था। इस हिसाब से 13वीं में पहुंचना असंभव था।
6 तारीख को तुलिका का आखिरी पेपर था। उसने तय किया कि वो 7 अप्रैल की जगह एक दिन पहले 6 अप्रैल की शाम को कार्य मुक्त होकर उसी रात बंबई से चलकर 8 की सुबह गोरखपुर पहुंचेगा और वहां से रात में ट्रेन पकड़कर 9 की सुबह अकेले कानपुर पहुंच जाएगा। घर गृहस्थी के साजो सामान के साथ गोरखपुर के लिए सभी सदस्यों की टिकटें रिजर्व कराई थी। उन सभी को कैंसिल कर कानपुर की टिकटें रिजर्व कराकर परिवार सहित जाना संभव नहीं था। घर का सारा सामान कानपुर के उसके एक कमरे वाले पोर्शन में रखना और परिवार की टिकटें रिजर्व होने की अगली तारीख तक रहना संभव न था। उसने निर्णय किया कि परिवार को सामान सहित गोरखपुर के किसी गेस्ट हाउस में छोड़कर अकेले कानपुर के लिए निकलेगा। वहां से वापस आकर गोरखपुर में किराए का मकान खोजेगा। तब तक के लिए परिवार सहित गेस्ट हाउस में ही रहना होगा। तुरंत सभी रिजर्व टिकट कैंसिल कराकर रेलवे के पीआरओ की मदद से 6 अप्रैल की रात की टिकटें रिजर्व कराई। गोरखपुर दूरदर्शन के निदेशक घनश्याम शर्मा को अपने कार्यक्रम को फैक्स कर किसी सरकारी गेस्ट हाउस में कुछ दिन रहने के लिए प्रबंध करने को कहा। 11 मार्च को वह एसएचओ एंटॉप हिल से मिला तो उसने बताया कि सुरेंद्र कुमार डीएसपी माटुंगा ने आपका प्रार्थना पत्र हमें भेजते हुए निर्देश दिया है कि आप 7 फरवरी की शाम तक संबंधित क्वार्टर में रह सकते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको या आपके परिवार को उस समय तक इस संबंध में कोई परेशान न कर सके। उसने एसएचओ को धन्यवाद दिया। 1 अप्रैल 1995 वो छोड़िए, वो राधा कृष्ण प्रकाशन का प्रसंग आ गया है जी। उसके बाद ये मुंबई से जब आपका ट्रांसफर गोरखपुर हो रहा है उस समय का यह मामला है। तो आपके पिता उसी समय गुजरे हैं। जी जी। किस साल की बात है यह? 95 की बात है। 95। जी जी। अच्छा, अब आपको मैं एक लास्ट का थोड़ा सा अंश सुनाता हूँ। जी। 6 अप्रैल 1995 को जब वो बम्बई दूरदर्शन में अपने आखिरी कार्य दिवस के लिए निकला, उस समय तक उषा ने दिन का खाना बनाकर घर का सामान पैक कर लिया था। तुलिका 12वीं की परीक्षा का आखिरी पेपर देने स्कूल गई थी। सुगंधा के 10वीं के इम्तिहान एक दिन पहले समाप्त हो चुके थे। गुड्डी सर्जना दवा लेकर घर पर ही थी। ज्यादा सामान घर में था ही नहीं। एक तख्त, 2 फोल्डिंग पलंग, 2 कुर्सियां, एक मेज एंटॉप हिल के एक कारपेंटर को 500 रुपए में दे दिए गए थे। एक बोरे में किचन का सामान, स्टोव, घर के बर्तन, बिस्तर, कपड़े और दूसरे में बड़ी संख्या में उसके द्वारा बंबई में खरीदी गई साहित्यिक किताबें, पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त बच्चों की पढ़ाई वाली किताबें, बस्ते आदि को उषा ने पैक करके उसका नाम, पदनाम और दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर लिख दिया था। ऑफिस पहुंचकर पंडित प्रदीप, वीरेंद्र कुमार जैन, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, आनंद प्रकाश दीक्षित, रामजी तिवारी, त्रिभुवन राय और धीरेन्द्र अस्थाना को संक्षिप्त पत्र लिखकर इस बात के लिए दुख व्यक्त किया कि उन्हें दूरदर्शन के लिए रिकॉर्ड कर पाने में वंचित रहा। जिन लोगों ने सहयोग दिया उनके लिए एक पत्र इस प्रकार लिखा। सम्मान्य बंधुवर / प्रिय भाई / प्रिय बहन, आज दिनांक 6/4/95 को मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। बम्बई दूरदर्शन में आज मेरा अंतिम दिन है। विगत 2 वर्षों की अवधि में अपने कार्यक्रमों के निर्माण में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यदि आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा हुई हो तो इस माध्यम को नहीं, मुझे दोषी माने और क्षमा कर दें। पत्र के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्रति संलग्न है जिसे उदारतावश आपने नहीं चाहा। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। इस हस्तलिखित पत्र की जेरॉक्स प्रतियां कराकर हर प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर सभी को सामान्य डाक से प्रेषित करने के लिए अपने डाक अनुभाग को भेज दिया। फिर जिन जिन लोगों को भेजा था उनका सारा नाम दिया है मैंने, काफ़ी लोग हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का गत वर्ष हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया था। उसने श्रीमती अग्निहोत्री को अलग से पत्र लिखा। आदरास्पद भाभी जी, मैं इस दुख के साथ मुंबई से विदा हो रहा हूँ कि ज्ञानदेव जी अब नहीं है। अच्छा होता यदि दूरदर्शन के लिए दिए गए अमूल्य सहयोग के लिए मैं उनसे विदा ले रहा होता। उनकी स्मृति को गोरखपुर साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन संबंधित कार्यक्रम का कॉन्ट्रैक्ट जिसे उदारतावश में नहीं ले जा सके थे आपको प्रेषित कर रहा हूँ। सादर। इसके बाद उसने गिरीश राय जी से मिलकर समय समय पर दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। राय ने उसे शुभकामनाएं दी। फिर वो मुकेश शर्मा, दीपा चंद्रा, राधा नमूर्ति, अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त पूरे दूरदर्शन केंद्र में सारे स्टाफ से मिला। सभी उसके कार्यकाल की प्रशंसा कर रहे थे। ग्राफिक इंचार्ज चौहान बड़ा भावुक था। बोला, सर आप निदेशक होकर यहाँ आइए। आपने केंद्र की साहित्यिक गतिविधियों से इसकी छवि बदल दी।
पैक्स मिश्रा बोला, मुंबई में जब भी आइए मेरे घर ठहरें, मुझे अच्छा लगेगा। महावीर अधिकारी, नौटियाल, रचना नागर, राहुल देव, विश्वनाथ आदि मित्रों को फोन किया। प्रतीक्षा में वाल्स को फोन कर कहा कि बाबूजी और अमिताभ को भी ट्रांसफर के बारे में बता दें। जगदीश राजन को भी सूचित किया। यह सब करते करते शाम के 4 बज गए। घर पहुंचकर स्टेशन जाने की तैयारी करनी थी। उसने वर्ली से बस पकड़ी और 5 बजे एंटॉप हिल पहुंचा। घर पहुंचा तो उषा ने बताया कि दिन में सुधा अरोड़ा आई थी। एक लिफाफे में 5,000 रुपये दे रही थी। मैंने मना किया तो बोली, यह मंजू सिंह ने दिया है। उनके सीरियल की एक किस्त की जो स्क्रिप्ट उद्भ्रांत भाई ने लिखी थी, उसी के पारिश्रमिक स्वरूप। उसे वे अभी तक नहीं दे पाई थी। जब मैंने बताया कि वे ट्रांसफर होकर जा रहे हैं तो आग्रह करके उन्होंने इसे देने के लिए कहा। स्क्रिप्ट देने के बाद वो उसे भूल ही गया था। अभी पैसों की सख्त जरूरत थी। ठीक समय पर पारिश्रमिक, जो उसकी नज़र में काफ़ी था, मिलने पर उसे खुशी हुई। मन ही मन मंजू सिंह और सुधा जी को धन्यवाद दिया। वाह, अच्छा प्रसंग है। उसके बाद अंतिम प्रसंग है। हम आंधियों के वन में किसी कारवां में थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। वाह, जॉन एलिया। वाह। रात 8 बजे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के सेकंड एसी की आरक्षित सीटों के नीचे और आसपास कुलियों की मदद से सारे सामान को ठीक से व्यवस्थित कर उषा और बच्चों के साथ अपनी अपनी सीट पर बैठा ही था कि प्लेटफार्म की ओर वाली खिड़की के बाहर महावीर अधिकारी और जवाहर राजा नजर आए। वो चकित हो गया। इस वृद्धावस्था में वे उसे विदाई देने पहुंचे थे। अरे वाह। वो कोच से बाहर आया। अरे अधिकारी जी, आपने तकलीफ क्यों की? अधिकारी के हाथों में फूलों का बड़ा गुलदस्ता था। उसे सौंपते हुए बोले, आपने मुंबई आकर हिंदी साहित्य जगत में हलचल मचा दी। अभी आपको और रहना था। नरसिम्हा राव मित्र हैं, आपने बताया होता तो मैं उनसे कहकर ट्रांसफर रुकवा देता। उसने कहा, ट्रांसफर पिता की बीमारी के कारण लिया था, अब वो रहे नहीं। फिलहाल तो गोरखपुर जाना ही है, आगे देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन बम्बई बहुत याद आएगा, और आप सबसे अधिक कि इस उम्र में आपने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए स्टेशन तक आने का कष्ट किया। अधिकारी बोले, उद्भ्रांत जी, बम्बई भी आपको हमेशा याद रखेगा। इंजन सीटी बजा रहा था। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। स्मृति में बच्चन जी का गीत गूंजने लगा, अग्निपथ अग्निपथ। उसने छूटते हुए प्लेटफार्म की तरफ नजर डाली। महावीर अधिकारी और जवाहर राजा उसी की ओर देखते हुए हाथ हिला रहे थे। हाथ हिलाते हुए वह भी बुदबुदाया, विदा बम्बई। वाह। और देखिए मित्रों, क्या संयोग है कि हम लोग इसी गोरखपुर के इस होटल में, क्या नाम है इस होटल का, तुलसी प्लाजा, तो इसी होटल में यह अंश सुन रहे हैं। और बम्बई से, तब आज की मुंबई और उस समय के बॉम्बे से उद्भ्रांत जी अगले ट्रांसफ़र पर गोरखपुर आते हैं। और जिस पिता के लिए वे उत्तर प्रदेश आना चाह रहे थे, वे पिता भी गुजर गए, मगर क्या किया जा सकता है। और इसमें कई अच्छे प्रसंग आए, सुधा अरोड़ा जी के, मंजू सिंह जी के, अचला नागर जी के। अचला नागर जी से जुड़े कुछ किस्से, कुछ प्रसंग याद हो तो सुनाएं, और कॉफ़ी पीते हुए सुनाएं उद्भ्रांत साहब, है ना, क्योंकि कॉफ़ी आपकी ठंडी हो रही है। जी जी मित्रों, मैं आपका दोस्त अर्पण कुमार बोल रहा हूँ। और कल यह कार्यक्रम आप लोग रविवार्ता के जो फेसबुक पेज है उस पर आप सुनेंगे। आज शनिवार की रात्रि हम लोग बैठे हुए हैं और आज उद्भ्रांत जी वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। कल मैं इस वीडियो को रविवार्ता के पेज पर लगाऊंगा। रविवार का दिन भी है कल, तो आप लोग सुने और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें। तो अब तो उन्होंने अपनी पांडुलिपि अटैची में रख दी है। मुझे लगता है यह वही अटैची है जो अहमदाबाद में थी, या दूसरी है? ये दूसरी है। ये दूसरी है, मगर साइज वगैरह वही है, आकार प्रकार। लगता है कि इस साइज की अटैची उद्भ्रांत जी को पसंद है। मैं यही कहूँगा, चूँकि वहाँ भी हम लोग मिले थे, अहमदाबाद भी, अहमदाबाद मिले थे, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में मिले थे, बिलासपुर। हाँ, बिलासपुर में मिले, दिल्ली में मिले, इनके घर पे गया, केंद्रीय बिहार। और आज तो मेरी ही गलती है, मैं कई चीज़ों में उलझा रहा और उद्भ्रांत जी शायद कुछ रचनात्मक व्यस्तता में रहे
कि सब कुछ भूल कर यहाँ साधना में आ गए गोरखपुर में, तो हम लोगों को भुला दिए। और मेरी अपनी गलती भी है कि मैं भी उलझा रहा कार्यालय के काम में। तो खैर चलते चलते यह मुलाकात हो गई। तो अर्चला नागर जी से जुड़े कुछ संस्मरण सुनाए, चूँकि अभी वो हाल ही में लखनऊ आई थी और अमृतलाल नागर जी पर एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, उसमें शिरकत की। मेरी भी जब तक उनसे बात होती है, और अभी अपने कॉलम प्रति संसार में मैंने अमृतलाल नागर जी से जुड़ी कुछ बातें भी लिखी। तो अर्चला नागर जी से जुड़े कुछ प्रसंग सुनाए उद्धवरान साहब। देखिए, ऐसा है कि अर्चला जी नागर जी की बेटी थी, जी। और नागर जी को शायद आपको नहीं पता है, मैं अपना कथा गुरु मानता हूँ। अरे वाह। मेरे काव्य गुरु हरिवंश साहब बच्चन हाँ और कथा गुरु हाँ। अमृतलाल नागर। वाह। घोषित रूप से ये मैंने कई बार कहा है। अच्छा। और जब मैं बम्बई दूरदर्शन में था तो मैंने बच्चन जी पर भी एक स्पेशल प्रोग्राम मैंने बनवाया था, मयूरी नाच मगनमन नाच के नाम से, जिसमें कि मैंने जगदीश राजन जी जो उनके साले थे और यूपीएससी के चेयरमैन रहे थे, उनको हमने बुलवाया था। और अनंत कुमार पाषाण थे, हर्ष विश्वनाथ सचदेव ने वो कंपेयरिंग किया था, चंद्रकांत भांदेवडेकर थे, ये सब लोग थे। और इसी तरह से नागर जी पर भी एक कार्यक्रम किया था, इसका नाम था एक अमृत स्मृति। उसमें ज्ञानदेव अग्निहोत्री जो बड़े मतलब नाटककार थे और जिन्होंने 100 से अधिक फिल्में भी लिखी। क्या नाम बताया? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। जी जी। वो आविष्कार जैसी फिल्म उनकी थी, 2 और 2 5 थी, और इस तरह की बहुत सारी फिल्में थी। हमारे पुराने मित्र कानपुर के थे, तो उनको बुलाया क्योंकि वो नागर जी के रेडियो पर जो नाटक वो करते थे, नागर जी उन पर बोलने के लिए उनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था। उनको बुलाया, उनके पारिवारिक प्रसंगों के लिए मुझे लगा कि अर्चला जी से बेहतर कोई नहीं होगा। तो मैंने फिर अर्चला जी को उसके लिए आमंत्रित किया कि आप अपने कुछ व्यक्तिगत प्रसंग बताइएगा बाबू जी के बारे में। इसी तरह से चंद्रकांत भांदेवडेकर को उनके कथा शिल्प के बारे में, और उसकी रिकॉर्डिंग हमने की थी रामानंद सागर के घर में। वाह। रामानंद सागर उनके बहुत परम मित्र थे। हमें स्टूडियो नहीं मिल रहा था, तो हमने रामानंद सागर को कहा कि हमें स्टूडियो इस समय हमारा बिजी है, तो बोले आप मेरे घर आके कर लीजिए। फिर हम अपनी टीम लेकर के रामानंद सागर के यहाँ गए। कहाँ, किस इलाके में? मुंबई में? जुहू में। जुहू में वहाँ गए, और फिर वहाँ उस दिन जब गए थे तो वो भी जो संगीतकार थे ना, रविंद्र जैन, हाँ। रविंद्र जैन भी वहाँ मौजूद थे। अरे वाह। तो हमने जब रविंद्र जैन से कहा कि इस तरह से हम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी कुछ बोलूँगा। अरे तो वाह। कुछ शब्द रविंद्र जैन ने भी बोले नागर जी के बारे में। क्या कहा उन्होंने, याद है? अब वो याद नहीं है, लेकिन जाहिर है कि कभी वो मिले तो थे नहीं, लेकिन नागर जी के बारे में उनके बहुत उनके मन में आदर था, तो उन्होंने एक सामान्य बात कही होगी। तो वहाँ अर्चला जी ने बाबू जी के बारे में वो तमाम सारे प्रसंग बताए कि किस तरह से, और उनकी जो मदर थी जिनको हम लोग बा बोलते थे, बा का भी हमें बड़ा स्नेह मिला। जब कभी लखनऊ जाते थे तो बा बिना खाना खिलाए हमको भेजती नहीं थी। और नागर जी तो मुझे अक्सर कहते थे तू मेरा तीसरा बेटा है। अरे वाह। कुमुद नागर बड़े बेटे थे, जो कि दूरदर्शन से रिटायर हुए डिप्टी डायरेक्टर होकर के। फिर शरद नागर उनसे छोटे थे, जो वहाँ शायद संगीत नाटक अकादमी में रहे, संगीत ऐसे ही मुझे याद पड़ता है। तो लेकिन उनका सारा काम जो था वो शरद जी संभाल के रखते थे। बिल्कुल, नागर जी पे काफी काम शरद जी का, उनके रचनाओं शरद जी करते को। थे। बिल्कुल। और अर्चला जी जो है वो पहले तो रेडियो में आ गई थी विविध भारती में, और विविध भारती में रहते हुए फिर उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया जब उनको कुछ ऑफर मिले लिखने के लिए, फिल्मों के लिए। और फिर तो वहाँ पर एकदम छा गई। उनकी जो उनके डायलॉग्स थे, उनकी जो कहानियाँ थी, तो अर्चला जी से कई बार भेंट हुई। उनके वो मीरा रोड रहती थी, काफ़ी दूर था, तो कई बार उन्होंने कहा, लेकिन मैं उनके मीरा रोड तो जाने का मतलब नहीं मुझे मौका मिल पाया। लेकिन मैंने इसी तरह से उनको कार्यक्रम के लिए जोड़ा, और फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी, अभी भी होती है। अरे वाह। हाँ, अभी भी मेरे ख्याल से उनसे शायद 1-2 महीने पहले फ़ोन पर बात हुई है। और उनका जो बेटा है सिद्धार्थ, वो तो अभी उसका कल ही फ़ोन आया था सिद्धार्थ का,
तो वो पूरा परिवार है, अब एक तरह से हम लोग परिवार के ही सदस्य हैं। वाह तो जी, मनोहर श्याम जोशी जी भी मुझे याद आ रहे हैं, और वे यह बात कई जगहों पर लिखते हैं, उनकी पुस्तकों पर भी है कि कैसे वे अमृतलाल नागर जी की गुरु मानते हैं, और उनकी चूंकि नागर जी बोलकर लिखवाते थे, हाँ। तो वो लिखते भी थे। नागर जी के बोले हुए को मनोहर श्याम जोशी जी लिखा भी करते थे। देखिए ऐसा है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हाँ, नागर जी के बोले हुए को लिखने के बारे में मनोहर श्याम जोशी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुद्रा राक्षस लिखते थे। जो शुरू के समय में मुद्रा जी नागर जी के बोले हुए को हाथ से लिखते थे, जी जी, पांडित्य तैयार करते थे। जोशी जी ने लिखा है, मैंने वो पढ़ा नहीं, और चूंकि जोशी जी कभी उनके उतना साथ नहीं रहे ना, लेकिन मुद्रा जी का तो मुझे पक्का पता है, जोशी जी का मुझे नहीं, वो जोशी जी इसकी चर्चा करते हैं, और वे यह भी कहते हैं कि बोलकर लिखने की आदत या बोलकर लिखवाने की आदत जो मुझे पड़ी वो नागर जी से ही पड़ी। अच्छा, हाँ, ये बात मेरे लिए नई जानकारी। जी जी, मनोहर श्याम जोशी कई जगहों पर, उनकी कई किताबों पे मैंने पढ़ी। मैंने जब उनसे इंटरव्यू किया तब भी वे ऋत्विक घटक जी को और अपने नागर जी को, कई लोगों को याद करते हैं उसी श्रद्धा भाव से। और आजकल मैं भी देखता हूँ, मेरी तो उम्र काफ़ी कम है उद्धवरान साहब, और रचना यात्रा भी बहुत संक्षिप्त है आप लोगों की तुलना में, नगण्य ही कहिए, लेकिन मुझे भी कई बार बोल करके मित्रों को या घर में पत्नी को भी सुनाते हुए एक प्रवाह बना रहता है। या कई बार आजकल फेसबुक पर जिस तरह से रील आ रहे हैं और तमाम वीडियो आ रहे हैं, तो उधर भी ध्यान चला जाता है, देखने का मन करने लगता है। तो अच्छा लगता है कोई कथा या कोई कविता अगर अंदर आ रही हो तो किसी को सुना करके, किसी मित्र को, पत्नी को, उसको लिख दिया जाए, तो इससे ध्यान भी बना रहता है। तो बोलकर लिखने वाली बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अशोक वाजपेयी जी भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि कृष्णा सोबती जी भी अपने लिखे को बार बार पढ़ती थीं, और इस तरह से बहुत तेरे जो बड़े लेखक हैं वे इस बात को मानते हैं कि अपने लिखे को हम बार बार पढ़ेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। आप इस बारे में, चूँकि आपका भी एक विपुल लेखन है, उपन्यास हो, कविता हो, कहानी हो, नवगीत हो, कई विधाओं में आप सक्रिय रहे हैं और हैं, तो आप को यह आदत पड़ी कि नहीं पड़ी कि आपको लिखते हुए किसी को सुनाते हुए लिखने का मन करे, अपनी पत्नी को या किन्हीं मित्र को या किन्हीं परवर्ती पीढ़ी के किसी लेखक को? आपका अपना क्या अनुभव रहा उद्धवरान साहब? नहीं, मैं तो नहीं, बोल करके लिखाने का अभ्यास मुझे नहीं है, मैंने कभी ऐसा प्रयास भी नहीं किया। मेरी तो मैं पहले मतलब हाथ से ही लिखता हूँ, और उसी में फिर बाद में काट छांट करना, सारा ये सब करना, वो रहता है मेरा अभी तक। मुझे लगता है कि शायद वो एक बड़ी कला है जो बोल करके लिखाना आसान नहीं है। जैसे कि मतलब कहीं सभा गोष्ठियों में जो लोग बोलते हैं, वक्तृत्व की कला वो सबके पास नहीं होती है। हमारे यहाँ हमने तमाम लोगों को देखा है, नामवर जी को देखा है, इवन अशोक वाजपेयी का नाम आपने लिया, अशोक वाजपेयी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और भी कई लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो उस कला में निष्णात होते हैं, बोलने की कला में, वही शायद बोल के लिखाने में भी शायद उनको महारत हासिल होती है। और नागर जी का हमने मतलब कई बार, नागर जी अभी तो हमने असला नागर जी का कुछ संदर्भ सुना, उसमें अमृतलाल नागर जी भी आए, कुछ और उनसे जुड़े कुछ प्रसंग सुनाए, नागर जी से जुड़े कुछ प्रसंग, क्योंकि उन पर भी चर्चा होती रहती है और होती रहनी चाहिए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर वे बहुत ही लिखते रहे हैं, उन पर वृतांत भी है, संस्मरण भी है, और किस तरह से शरद चंद्र जी को लेकर नागर जी लिखते हैं कि जब उन्होंने यह कहा कि तुम अपने अनुभव को लिखना अमृत, तो वो इस बात को गांठ बांध लिए और वे अलग अलग विधाओं में अपने उन अनुभवों को दर्ज करते रहे। तो शरद चंद्र जी को वे हवाला देते। आप कुछ कहें नागर जी? कि नागर जी, मैं तो सन 68-69 से कानपुर से लखनऊ कई बार खास तौर से नागर जी से मिलने जाता था, तो कहते थे मुझसे कि देखो तुम मुझसे मिलने यहाँ आते हो
मैं शरद जी से मिलने, शरद चंद्र से मिलने के लिए कलकत्ते तक जाता था और इतना अच्छा लगता था मुझे। तो फिर वो हमको लेकर के कई बार कहते थे, उन्होंने मेरी एक किताब क्या शब्द कम ताकतवर है उसका उसमें मेरा 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 मेरे ऊपर जो लिखा है, मेरा परिचय देते हुए वो ब्लर्ब में छापा था हमने। वाह। और ये किस साल की बात है? ये बात है 89 की बात है और वो हमारी आत्मकथा में वो आया है, उनका जो लिखा हुआ ब्लर्ब है। तो वो जब हम जाते थे वहाँ पर तो मतलब समझिए कि बा हमको बिना खाना खिलाए भेजती नहीं थी और इतना प्यार उनका मिलता था। और उनकी जो छोटी बेटी भी कई बार वहाँ दिखाई पड़ती थी। उस समय अचला जी तो रेडियो में चली गई थी, इसलिए वो उनसे हमारी ज़्यादा भेंट नहीं कभी वहाँ पर हुई लखनऊ में। लेकिन उनकी छोटी बहन आरती मिलती थी, शरद मिलती थी और वो बताते थे कि उन्होंने लिखने के लिए एक जहाँ उनकी हवेली थी वो किराए पर बहुत साल पहले दिया हुआ था, उससे कहीं थोड़ी सी दूर पर उन्होंने एक कमरा लेके रखा था, वहाँ वो लिखने जाते थे। और घर पर ये बोल दिया जाता था कि कोई मिलने आएगा तो उसको बोल देना कानपुर गए हैं। अरे वाह। तो कानपुर ऐसी जगह थी, वो कई बार कहते थे लखनऊ को मैं कानपुर का एक मोहल्ला मानता हूँ। कानपुर में एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारा घर पांडुनगर था, अगर हम किदवई नगर जाएं तो 2 घंटा लग जाएगा, 1.5-2 घंटा लग जाएगा, उतनी देर में आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो ये उनका मजाक था। तो मतलब यह है कि कानपुर ऐसी जगह थी जिसमें अगर कोई मिलने आए उसे कहा जाए वो कानपुर गए हैं और शाम को उसने देख लिया उनको कहीं तो मान जाएगा कि हाँ हो सकता है कानपुर से लौट आए हो। तो इस तरह से उनके बड़े प्रसंग हैं। और मेरे कानपुर वाले घर में भी वो आए और बड़े चिट्ठियाँ उनकी, हमने जो पत्रवाणी किताब निकाली है उसमें उनके मेरे ख्याल से 15-20 पत्र तो हमने छापे ही। वाह। तो ये है कि इन बड़े लोगों के, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा अर्पण जी इस मामले में कि जितने शीर्षस्थ लोग हैं छायावाद काल से लेकर के, पंत जी, महादेवी जी, उसके बाद आप देखिए राम कुमार वर्मा, या छायावादोत्तर में दिनकर, बच्चन, अंचल, केदारनाथ मिश्र प्रभात, जानकी वल्लभ शास्त्री, सबका मुझे स्नेह मिला। ऐसा कोई दूसरा आपको रचनाकार नहीं मिलेगा जिसको। और कथाकारों में भी प्रेमचंद युग के भगवती प्रसाद वाजपेयी, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जैनेन्द्र जी से मैं मिला जरूर था, जैनेन्द्र जी के निकटता का दावा नहीं करता, लेकिन अश्क जी मुझे बहुत मानते थे। अश्क जी ने मेरी कहानियों की बड़ी प्रशंसा की थी। किन कहानियों की? धुआं कहानी मेरी छपी थी। कहाँ? कादम्बरी में। जी जी। खोई हुई कहानी वाले स्तंभ में छापा था अप्रैल 1974 में। कौन सा स्तंभ? खोई हुई कहानी जी। बड़ा उनका प्रतिष्ठित स्तंभ था। खोई हुई कहानी मतलब? खोई हुई कहानी ये स्तंभ का नाम था जी, कॉलम का जी, जिसमें वो कोई एक महत्वपूर्ण कथाकार की कहानी और उसका वक्तव्य और उसका चित्र और परिचय इस तरह से छापते थे। तो अप्रैल 74 में कहानी छपी धुआं, जो इस समय MA में पढ़ाई जा रही है औरंगाबाद विश्वविद्यालय में। वाह। राजकमल ने वो संकलन छापा है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ जी। तो वो उसका बहुत सी भाषा में अनुवाद भी हुआ उस कहानी को लेकर के भी। तो उसका रेडियो पर भी पाठ किया था। तो नागर जी ने लिखा कि इसको तो मैं तुमसे पहले तुम्हारे मुख से सुन के बहुत सराह चुका था। और तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं। और कई बार एक बार वो कानपुर आए, मैं आज अखबार में काम करता था, सीधे आज अखबार पहुंच गए। आज अखबार में फिर मैंने कहा आप आ गए तो एक इंटरव्यू हो जाए। फिर हमने उनका इंटरव्यू लिया, वो फिर अगले दिन छपा। बहुत मतलब इतना मैं समझता हूँ कि इतना प्यार करने वाले इतने आदमी हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा। तो वो सारे लोग जो हैं, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हम जिस तरह से ललक करके नई पीढ़ी के हम थे, जो पुराने लोग थे उनसे मिलते थे और दूसरे शहरों में जाके मिलते थे, उनकी रचनाएं पढ़ते थे। कहीं से नहीं मिल रही, लाइब्रेरी से पढ़ करके नहीं मिल रही है तो खरीद करके, कैसे
वो अब आज की नई पीढ़ी में दिखाई नहीं पड़ता है। नई पीढ़ी में मैंने देखा कि अब शायद कोई एक दो लोग इस तरह के कवि लगते हैं कि हाँ, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ करके ललक करके मिलने जुलने की प्रवृत्ति मैंने देखा नई पीढ़ी में नहीं है। जी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नागर जी की कोई ऐसी बात जो आप को याद रह गई और जो आपके अपने लेखन में बहुत काम आई? हाँ, उन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने 1965 में एक उपन्यास लिखना शुरू किया सूनी गोद के नाम से, ये युद्ध के ऊपर था। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो तुमने अनुभव किया है जिंदगी में उसको ही तुम्हें अपनी कथा का आधार बनाना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और कल्पना से लिखने का तो अगर तुम कल्पना से लिखोगे तो उसका उतना महत्व नहीं रहेगा। ये उन्होंने एक बात मुझे कही, तो फिर मैंने उसको फिर जितना लिखा था छोड़ दिया, उसको आगे नहीं बढ़ाया। ये उन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही है। दूसरी बात, उन्होंने एक बार मुझे याद पड़ रहा है कि PPN कॉलेज कानपुर में एक सेमिनार था, मधुलिखा विद्यार्थी उस समय थी वहाँ, वो गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पौत्री, तो उसमें वो अध्यक्ष होके आए थे एक गोष्ठी में, और हम थोड़ा देर में पहुँचे थे क्योंकि हम आज में काम कर रहे थे और संपादक हमको जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि बनारस से लक्ष्मी शंकर व्यास आए थे, वो मुख्य अतिथि भी थे। तो वो खुद उनके साथ उनकी चापलूसी के लिए वहाँ जा रहे थे, बोले आप बाद में आइएगा। तो जब काफ़ी समय हो गया, हमको 3 बार मधुलिका का फ़ोन आ गया था कि वो मनोज श्याम जोशी आपको याद कर रहे हैं और कब आ रहे हैं। मैंने कहा, फिर मैंने जो जनरल मैनेजर थे विनोद शुक्ला, उनसे मैंने कहा कि वो मंगल जायसवाल चले गए हैं कि हम बाद में आइएगा समय, और मुझे वहाँ बुलाया गया है। बोले आप जाइए, मैं आप बोल देना मंगल को कि शुक्ला जी से बात करके आए। मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने माइक से बाहर मुझे मनोज श्याम जोशी मिल गए पान की दुकान पर। उसके बाद अंदर हम लोग पहुँचे तो मैंने देखा नागर जी बोल रहे थे, माइक से उनकी आवाज़ आ रही थी और वो मेरे नाम का उल्लेख कर रहे थे। अरे वाह! तो मैं दंग रह गया। मैं वहाँ पहुँचा, बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो कई लोगों ने मुझे कहा, वहाँ के जो प्राध्यापक, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया था, तो अरे आपकी तो बड़ी चर्चा हो रही थी। तो हमने भाई क्या बात हो रही थी? तो उन्होंने कहा कि लघु पत्रिका की बात हो रही थी। एक तो मनोज श्याम जोशी ने चर्चा की आपकी, उन्होंने कहा वो उद्भ्रांत जी नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक सम्मेलन में बड़ी पत्रिकाओं पर, व्यावसायिक पत्रिकाओं पर बड़े जूते चलाए, अभी वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसके बाद कन्हैयालाल नंदन भी थे उसमें, तो नंदन आए तो नंदन ने कहा अभी जिनकी जोशी जी ने बात की है वो अपने को बहुत महाकवि समझते हैं, उनको तो कोई छंद का ही ज्ञान नहीं है, और तो इस तरह की बात उन्होंने कही। तो ये सब चर्चा रही। इसके बाद नागर जी जब बोलने आए तो नागर जी ने आपको काफ़ी, उन्होंने कहा कि जिसकी बात कर रहे हैं उसने इतनी इम्पोर्टेंट पत्रिका निकाली है, लघु पत्रिका, युवा जैसी पत्रिका, जिसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसने इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका, तो बड़ी देर तक वो चर्चा करते हैं कि मैं तो उसको शाबाशी दूँ कि उसने अकेले रह करके इस तरह की पत्रिका, युवा का, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है और सबको उन्होंने सुनाया, जोशी को भी और उनको कन्हैयालाल नंदन को भी। तो ये एक प्रसंग मेरी आत्मकथा में आया है जी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कहाँ तक आपको जी अभी रखते हैं क्योंकि अब जी समय हो गया है। मित्रों, समय हो रहा है। उद्भ्रांत जी बनारस के लिए निकलेंगे अभी 11 के आसपास, 11:20 के आसपास इनकी ट्रेन है। मगर अभी हाल ही का मतलब विगत वर्ष में 2023 में इनका जो है संकलन चयनित कविताओं का आया। मैं आपको दिखाता हूँ, यह है समकाल की आवाज़ जो श्रृंखला है। तो इसी के अंतर्गत उद्भ्रांत जी की चयनित कविताएं इसमें हैं। मुझे भी कुछ ऐसा मौका मिला है कि मैंने इनके कुछ एक संग्रहों पर लिखा है और मैंने जो जिया, जो इनकी आत्मकथा है, उसका जो
पहला खंड है बीज का मंत्र, बीज की, माफ कीजिएगा, बीज की यात्रा। तो बीज की यात्रा पर जो पुस्तक निकली, आत्मकथा का आलोक, उद्भ्रांत की आत्मकथा मैंने जो जिया पर चतुर्दिक विमर्श, तो उसकी भी एक सुदीर्घ भूमिका लिखी और हमने कोशिश की मित्रों कि इस भूमिका में तमाम महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की चर्चा हो सके, हिंदी की, उर्दू की, अंग्रेजी की, कुछ और भी भाषाओं की, और उस आलोक में हम उद्भ्रांत जी की इस आत्मकथा को समझें, मैंने जो जिया। तो आज गोरखपुर में हम इस होटल में हैं और उद्भ्रांत जी ने मुझे अपना यह संग्रह, चयनित कविताओं का संग्रह समकाल की आवाज़ भेंट की है और मेरे लिए 2 शब्द लिखे हैं। परम प्रिय अर्पण कुमार जी को अवलोकनार्थ उद्भ्रांत जी, 7 दिसंबर 2024। तो मैं चलते चलते इस संचयन से चाहूँगा कि उद्भ्रांत जी 2-3 कविताओं का, छोटी छोटी 2-3 कविताओं का या 2 कविताओं का पाठ कर लें, क्योंकि समय हो रहा है, ट्रेन न छूट जाए और मैं भी अपने घर की ओर लौटूं। मुझे भी अपने अंकल को, लैंडलॉर्ड को बोलना होगा कि मैं थोड़ा विलम्ब से आऊँगा। तो उद्भ्रांत जी से हम उनके इस संचयन से 2-3 कविताएं सुनते हैं और फिर इस अनौपचारिक वीडियो वार्ता को विराम देंगे। जी उद्भ्रांत जी, जो मिल जाए, सब कविताएं इंपॉर्टेंट हैं। वह मारा जाएगा जी। जो कमज़ोर है वो मारा जाएगा, जिसकी आर्थिक ज़रूरतें सीमित वो मारा जाएगा, जिसके सपने मामूली वो मारा जाएगा, जो करेगा सिद्धांत की बकवास मारा जाएगा, जिसने किया ईमानदार होने का ढोंग बचेगा नहीं, जिसने दिखाई बाजार को आँख, उसकी आँखों को निकाल कर किया जाएगा नीलाम सरेआम। ज़रूरत की जिसने भी नैतिकता की अश्लील गाली मुंह से निकालने की, काट दी जाएगी उसकी ज़ुबान। ये नया समय है, नई शताब्दी, रह सकेंगे इसमें समृद्ध और बलवान लोग ही। झुग्गी झोपड़ियों के वासी, निर्धन या सामान्य जन को यहाँ रहने का हक नहीं कोई, उसे मार ही दिया जाएगा, देर सबेर नहीं, बहुत जल्द। उसकी हड्डियों की खाद और लहू की बूंदों से सिंचकर लहलहाएगी देश की उर्वरा मिट्टी में आलीशान चकाचौंध करने वाले मॉल्स की फसल। कविता है उलटबासी। जी। मैंने दृष्टि से लिया सुनने का काम। वाह। मैंने दृष्टि से लिया सुनने का काम, मेरी श्रवण क्षमता ने मुझे दिखाए स्तब्धकारी दृश्य। स्पर्श ने सुनाया शास्त्रीय राग कल्याणी दादरा, जीभ को बनाकर कलम वाणी की रोशनाई से मैंने मंत्र लिखे सुबह के, और हाथ की उंगलियों ने भजन गाया परिश्रम का। वाह। क्या ये सब उलटबासियां हैं कबीर की कि 21वीं सदी के आते आते मेरे पांव हो गए बाले और उन्होंने शुरू कर दिया सोचना संपूर्ण गरिमा के साथ, यहां तक कि दिमाग फटे पुराने जूते पहनकर भी दौड़ने लगा ओलंपिक की दौड़ में। वाह। तो यह उलटवासी शीर्षक कविता सुनी और किस तरह से कवि का यहाँ निहितार्थ है और बिटवीन द लाइंस कितनी बातें जो है कवि पाठकों के सम्मुख छोड़ रहा है। छोटी सी 2-4 लाइन की ये कविता है मेरे पास। जी। मेरे पास आदि से अनंत और पृथ्वी से आकाश, वाह, प्रकाश बिखेरता कविता का सूरज है। मेरे पास आदि से अनंत और पृथ्वी से आकाश, प्रकाश बिखेरता कविता का सूरज है। क्षणिक जीवन की अंधी गली से गुजरते तुम्हारी तो मजबूरी है, मुझे लालटेन की क्या जरूरत है। वाह
वाह एक है हंसी। जी। रुदन का हंसी एक, रुदन का नहीं हंसी का विस्फोट, जिससे प्रथम सहमा फिर कांपा दिग्मंडल। हव्वा खिलखिलाई, आदम थरथराया, सहज हंसी ने छीनी इंद्रप्रस्थ की गैबी शक्ति। हंसी दो, किसी स्त्री की नहीं थी, प्रकृति की थी, भूमंडल की निर्वीर्य संस्कृति पर। वाह। हंसी तीन, हंसी धृतराष्ट्र के अंधे व्यामोह के विरुद्ध चीत्कार थी। वाह जी, शुक्रिया उद्भ्रांत जी। अच्छा लगा कि आपने इतना समय दिया और एक अच्छी बातचीत हम लोग कर पाए। आनंद आया। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बेहतरीन समय अपना मुझे दिया। जी शुक्रिया।